औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से तालीम और तरबियत ऑनलाइन लेक्चर्स, और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाते हैं। क्लास हमारी है सेकेंड ईयर और हम कर रहे हैं काम टेक्स्ट बुक बोर्ड से। चैप्टर 10 जिसका नाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा चल रहा है। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट 2 मेथड से किया, आज हम इसका बी पार्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, अपना लेक्चर शुरू करने से पहले, आज हम एक दुआ जो ज़िंदगी और मौत की लिए दुआ है, उस दुआ से आगाज़ करेंगे। दुआ याद कर ले मेरे बच्चे। अल्लाहुम्मा, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, ए मेरे पालनहार, उर्ज़ुक़नी, अता कर मुझे, अल हयात सादतन, ऐसी ज़िंदगी जो सादत भरी हो, वल मौत शहादतन, और मौत जो बरहक है, जो हर किसी को आनी है। जब मुझ पर मौत आए तो शहादत वाली मौत आए। ये दुआ बच्चे याद कर लें। सुबह और शाम को और रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद इस दुआ का ज़िक्र कर लिया करें, इस दुआ को मांग लिया करें अपने रब से। हमारा रब रहमान भी है, रहीम भी है। रहमान का मतलब होता है कि जो काम इस नाम के अंदर मौजूद है, यानी रहम, वो कैसे करता है? जोश के साथ, कुव्वत के साथ, वलवले के साथ, अपनी हदों से बाहर आते हुए। जैसे लफ्ज़ तूफ़ान, तूफ़ान का मतलब हवा एक तरतीब से चलते चलते अचानक बहुत तेज़ हो जाए, उस हवा में जोश, कुव्वत, वलवला आ जाए और अपने सामने जो भी रुकावट हो उसको ख़त्म करते हुए, उसको तोड़ते हुए आगे निकल जाए, उसे तूफ़ान कहते हैं। जैसे तुग़यान, जैसे पानी अपनी रवानगी में चलते 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 उसमें जब तुग़यानी आती है तो उसमें जोश, कुव्वत, वलवला और अपनी हदें क्रॉस करता हुआ, अपने बंद तोड़ता हुआ हर तरफ निकल जाता है। यही खूबी रहमान, जब लफ्ज़ रहमान है तो रहमान में ये खूबी मौजूद है कि जोश, कुव्वत, वलवले और हर तरह की रुकावट को तोड़ते हुए रहम जो करने वाला है उसे अर्रहमान कहते हैं। जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कहा कि अब जब अपना काम कोई भी शुरू करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, तो कुफ़ारे मक्का ने कहा कि वो जो अल्लाह जिसके नाम से तुम अपना काम शुरू कर रहे हो वो कौन है, कैसा है? तो फिर अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमान, वो ऐसा रहम करने वाला है जो जोश, कुव्वत, वलवला और अपनी हदें और अपने आने वाली तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए गुनाह करते करते इतने गुनाह कर दिए कि ज़मीन से भरते भरते आसमान की तह तक लगा दें। अब इतनी रुकावटें तय करने के बाद एक दफ़ा तौबा करने पे अल्लाह माफ़ कर देता है। ये वही रहमान है। तो उस रहमान से सुबह शाम अपनी ज़िंदगी और मौत की दुआ मांगा करें, और ज़िंदगी सआदत वाली, सआदत यानी खुशियों वाली, जो खुशियाँ हमें जन्नत में मिलने वाली हैं, उन खुशियों के साथ हमें इस दुनिया में ज़िंदगी अता फरमा, और मौत, और ऐसी मौत जो शहादत वाली हो। बहुत शुक्रिया। हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो समझ ही नहीं आता।
कम से कम मुझे तो शुरू में नहीं समझ आया करता था, लेकिन मैं एक मर्तबा एक दो बच्चे को करवा रहा था, बाय चांस मैं करवा रहा था और वो सोया हुआ था। जब मैंने उसे उठा के पूछा, मैंने कहा हाँ जी समझ आई, तो मैं इस बात पे हैरान हो गया कि उसको सारे क्वेश्चन की समझ थी लेकिन वो सोया हुआ था। ऐसा है कि अगर समझना चाहें तो बहुत आसान है, और अगर ना समझ आए तो फिर तो बहुत मुश्किल है। सवाल मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है, आप इसको बोर्ड से गौर से देखें। फिर आप अपनी बुक, टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका बी पार्ट, उसमें लिखा हुआ है द मीन एवरेज। द मीन अगर आप देखें तो यहां पे लिखा हुआ है मीन, एवरेज है इनसाइड डायमीटर ऑफ द सैंपल ऑफ 250 वॉशल्स। वॉशल्स क्या होती हैं? अगर आप ये देखें, कभी आपने कील को दीवार पे लगाने के लिए या किसी जगह पे जहाँ पे वो कील फिट ना हो रहा हो, तो आपको एक लोहे की वॉशल्स लेनी पड़ती है नट लगाने के लिए, जो कि बिल्कुल बारीक सी होती है, कुछ इस शेप की। अब इसका इनसाइड डायामीटर, ये इनसाइड डायामीटर जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर इसका डायामीटर स्टैंडर्ड फॉर्म से ज़्यादा होगा, हम इसमें कील डालते हैं तो दूसरी तरफ से निकल आएगी, लिहाजा जो वॉशल है वो डिफेक्टिव होगी। और अगर स्टैंडर्ड साइज से कम डायामीटर होगा, हम इसमें कील डालते हैं, कील जाएगा ही नहीं, तो भी वॉशल डिफेक्टिव होगी। दो सूरतों में वॉशल डिफेक्टिव होगी। अगर स्टैंडर्ड साइज से ज़्यादा होगा तब, स्टैंडर्ड साइज से कम होगा तब, दोनों सूरतों में वॉशल डिफेक्टिव होगी। और अगर स्टैंडर्ड साइज के दरमियान अगर इसका डायामीटर होगा तो ये वॉशल गुड यानी काम वाली होगी। आगे देखते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन, एक मशीन है वो वॉशल्स बना रही है। हमने उस मशीन से बनी हुई वॉशल्स का 250 का सैंपल लिया। कितने का? 250 सैंपल्स हमने अलग कर लिए। वैसे वो लाखों करोड़ों वॉशल्स बना रही है, हमने आगे परचेस करना है, लेकिन हमने क्या किया, 250 सैंपल वो वॉशल्स लेके अलग कर ली और उसका डायामीटर हमने चेक किया। अब हमने जब उनका डायामीटर चेक किया, वॉशल 1 का, वॉशल 2 का, वॉशल 3 का, वॉशल एंड 250 वॉशल्स का डायामीटर्स चेक किया और हमने यहाँ डाटा लिख लिया। अब हमारे पास 250 ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। अब उन 250 ऑब्जर्वेशंस का जब हमने मीन मालूम किया तो वो 5.05 आया। इसका मतलब है कि म्यू जो है वो 5.05 है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा वो कितना है, 0.05। यहाँ तक पॉइंट, तमाम के तमाम पॉइंट्स मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ सके कि मीन जो है वो 5.05 है और स्टैंडर्ड डेविएशन वो 0.05 और 250 का सैंपल लिया है। गो कि हमें सैंपल 250 की ज़रूरत नहीं थी। वैसे उसने पूरी स्टोरी बनाई। आगे चलते हैं। द पर्पस फॉर विच दीज वॉशल्स आर इंडिकेट अलाउ मैक्सिमम टॉलरेंस इन द डायामीटर। डायामीटर में जो मैक्सिमम टॉलरेंस है वो कितनी है, 4.95 से 5.10 तक, यानी कि 4.95 से 5.10 तक वॉशल्स जो है वो मैक्सिमम इसमें टॉलरेंस है कि अगर इन दो लिमिट्स के दरमियान डायामीटर होगा या ये दो लिमिट या इनके दरमियान डायामीटर्स होगा तो फिर वॉशल ठीक होगी। अदरवाइज फिर क्या होगा, अगर इनसे बाहर निकल गई तो वॉशल कंसीडर्ड बी डिफेक्टिव, तो फिर हमारी वॉशल डिफेक्टिव होगी। आगे कहता है डिटरमाइन द परसेंटेज। अब ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वॉशल प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन अज्यूमिंग द डिटरमाइन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूमिंग द डायमीटर आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बेसिकली मालूम क्या करना है,
मालूम ये करना है कि हम देखें कि ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम है जिसकी लिमिट -∞ टू +∞ है। सेंटर में हमेशा मीन होता है और मीन है 5.05 और ये हमारे पास x एक्सिस है। इसके पैरेलल हमारे पास z एक्सिस होता है जिसका मीन 0, लिमिट उसकी भी +∞ और -∞ होती है एक्सिस। अब हम बात ये करते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम टॉलरेंस है वो क्या है। वो हमारे पास 4.95 से 5.10 है। हमारे पास मीन है 4.05, मीन है 4.05। ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 4.95। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 5.05 है तो 4.95 तो इससे पीछे होगी। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं x1 4.95, ये हमारे पास 4.95 है और 5.10 अगर ये मीन 5.05 है तो हमारे पास 5.10 जो x की दूसरी वैल्यू है वो इससे आगे होगी और वो होगी क्या 5.10। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम ये करना है डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वॉशल्स। अब हमारी वॉशल्स जो हैं यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक, ये तो डिफेक्टिव नहीं है, ये तो गुड है, ये तो ठीक है। हमारे पास 4.95 से 5.10 के दरमियान डिफेक्टिव नहीं है। इनके दरमियान में जो वैल्यू होगी वो तो गुड होंगी। डिफेक्टिव आइटम्स यहाँ पर मौजूद होंगी, डिफेक्टिव और डिफेक्टिव, यानी कि हमने ये वाला एरिया मालूम करना है, डिफेक्टिव वाला। अब हम डिफेक्टिव वाला एरिया कैसे मालूम करेंगे, ज़रा गौर करें, ज़रा सोचें कैसे मालूम होगा। इसके 2-3 तरीके हैं हम यहाँ पे सॉल्व करने के। एक जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि हम ये जो एरिया है ये नॉट डिफेक्टिव, ये नॉट डिफेक्टिव है और डिफेक्टिव बाहर वाला। अब हम क्या करेंगे कि नॉट डिफेक्टिव वाला एरिया मालूम कर लें। इसका मतलब ये जो अनशेडेड एरिया है ये मालूम करें बिटवीन 4.95 और 5.10। पहले हम ये मालूम करें, ये हमें मालूम करना तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ मालूम करनी है उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें नॉट डिफेक्टिव का एरिया मालूम कर लें बिटवीन 4.95 और 5.10। जब ये मालूम हो जाए तो हमें पता है टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ 1। अब जब 1 टोटल एरिया है तो उसमें से अगर हम ये जो एरिया नॉट डिफेक्टिव है इसको माइनस कर दें तो फिर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया रह जाएगा और वो डिफेक्टिव आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं जनाब, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है हमने डिफेक्टिव वॉशल्स, ये इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है और फिर परसेंटेज मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। डिफेक्टिव वॉशल्स मालूम करने के लिए गुड वॉशल्स जो नॉट डिफेक्टिव है वो मालूम कर ले। पहले यहाँ पे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव वॉशर्स, और वो कहाँ से कहाँ तक है नॉट डिफेक्टिव वॉशर्स, वो है जनाब प्रोबेबिलिटी 4.95 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5.10। ये जो दो लिमिट्स हैं इनके दरमियान वॉशल्स आर नॉट डिफेक्टिव। हमने नॉट डिफेक्टिव की पहले प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, उसको 1 में से माइनस करेंगे। अब बात है ये बिटवीन की, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, 4.95 से माइनस करेंगे इसका मीन 5.05
और डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन पे 0.05, ताकि ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बन जाए। यहाँ पे लेस देन x में से म्यू को माइनस कर देते हैं और सिग्मा पे डिवाइड कर लेते हैं, फिर लेस देन इक्वल टू, इधर वैल्यू है 5.10, माइनस कर देते हैं इसका मीन 5.05 और डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे 0.05, ये जो है। अब आप गौर करें तो जब आपने इसको माइनस किया तो जवाब क्या आया, 4.95 माइनस 5.05 और डिवाइडिंग बाय 0.05 जब आप करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा -2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएबल बन चुका है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इट इज स्टैंडर्ड वेरिएबल। तो इसकी जगह पे हम z लिख देंगे और 5.10 जब आप क्या करेंगे 5.10 माइनस 5.05 और डिवाइडिंग बाय 0.05, जब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1। और यहाँ पे हम अपने थ्योरम को फॉलो करेंगे। थ्योरम हमारा क्या था, अगर आप बच्चों को याद हो तो वो ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A टू B, A से B तक बिटवीन, तो आपने लिखना है फाई ऑफ B माइनस फाई ऑफ A। तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने लिखना है फाई ऑफ 1 माइनस फाई ऑफ -2। अब फाई ऑफ 1, टेबल नंबर 9 वही आपने देखना है, टेबल नंबर 9 है आपका और पेज नंबर 292 पेज नंबर 292 पेज पर टेबल नंबर 9 है। यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें आपने z की वैल्यू 1 को देखना है। आपने देखा तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, दूसरे पेज पे आ जाते हैं, यहाँ तक वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, यहाँ से पॉजिटिव शुरू हुई और ये यहाँ पे 1.000, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 0.84134। अब आपने ये वैल्यू यहाँ पे लिखी 0.83, आपने 1 में देखा तो 0.84134 माइनस फाई ऑफ -2। अब आपने दोबारा इस टेबल में जाना है और ये माइनस की वैल्यूज़ हैं, माइनस की वैल्यूज़ को देखते जाएं और -2, ये -2 यहाँ पे मिला और इसकी वैल्यू 0 में देखेंगे और वो जवाब है 0.02275। 0.0 यहाँ पे लिखेंगे 0.02275 -2 पे देखने से। अब आप ठीक है, फिर आपने इसे आपने माइनस कर दिया तो आपके पास जवाब आ गया 0.8185। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है नॉट डिफेक्टिव की। नॉट डिफेक्टिव हमारे पास एरिया जो है वो ये वाला है, तो यहाँ पे हम इस एरिया को मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास 0.8185 ये एरिया आ गया नॉट डिफेक्टिव का। अब हमें क्या करना है, अब हमें मालूम करना है डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करेंगे, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हम कैसे मालूम करते हैं कि 1 में से माइनस कर देंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लिखते हैं डिफेक्टिव वॉशल्स 1 माइनस ये जो जवाब आया 0.818 और 5। जब आप इसे माइनस करेंगे 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.1815। ये अब आपके पास प्रोबेबिलिटी मालूम हो गई डिफेक्टिव की।
डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों को प्लस करके 0.1815 डिफेक्टिव की आ गई। उसने आपसे पूछा था परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, यहां पे लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वॉशर्स। ये जो आपका आंसर आया डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट आगे आ जाएगा, तो 18.15%, और ये आपका आंसर है। ये इसका एक आसान सा तरीका था जो मैंने आपको सिखाया। 18.14 बुक में है, यहाँ पे 15 आ गया है, और ये मुकम्मल क्वेश्चन। किसी बच्चे को ऐसा नहीं होगा कि ये सवाल समझ ना आया हो। इस सवाल के अंदर एक एक चीज़, एक एक पॉइंट मैंने कोशिश की है कि आपके जहन में पैदा होने वाला हर सवाल यहाँ इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 हुई, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, और वो भी बहुत ही खूबसूरत सवाल है जिसको मैंने अपने ज़िंदगी में पिछले 5 से 10 सालों में अक्सर पेपर में आया हुआ पाया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, द लेंथ ऑफ लाइफ फॉर अ washing machine. Washing machine is approximately normal distribution with mean with mean 3.5 year and standard deviation of 1.0 year. If this type of washing machine is granted for 12 months, for 12 months। सवाल जो पूछा गया है वो यहाँ से शुरू होता है, what percentage of the sales will required replacement इसमें जो अहम बात है, जो बच्चे गलती करते हैं, जिस वजह से ये सवाल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, वो ये है कि इसमें जो मीन गिवन है, यानी कि सॉल्यूशन म्यू, वो आपके पास है 3.5 ईयर। ये जो ईयर है ना, हम गलती क्या करते हैं कि बस जो वैल्यू है हम उसे लिख देते हैं, और जो उसका यूनिट होता है वो नहीं लिखते। उसकी वजह से हमें आगे गलती करनी पड़ती है। सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, वो है 1.0।
1.0 ईयर। अब सवाल ये है कि इफ दिस टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन इज ग्रांटेड फॉर 12 मंथ, ग्रांटेड जो है ग्रांटेड इज 12 मंथ। यहां पे जो आपको गारंटी दी गई है वो 12 मंथ, और 12 मंथ इज इक्वल टू 1.0 ईयर। ये यहां पर प्रॉब्लम है। उसने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ईयर्स में दे दिया, और जो पूछ रहा है बात वो मंथ में दे दी। अब जो चीज़ मंथ में दी हुई है, या तो उनको ईयर्स में चेंज कर लें, या दूसरा काम करें कि उसने क्योंकि पूछा मंथ में है तो हम अपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इन दोनों को मंथ में चेंज कर लें। अगर इन दोनों को मंथ में चेंज कर दें तो फिर हम 12 रहने देंगे, और अगर हम इन दोनों को ईयर्स में रख के और 12 के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ये गलती होती है। 12 मंथ का मतलब होता है 1 ईयर, तो फिर हमने जो पूछा गया है वो 1 ईयर की बात पूछी गई है। सवाल है व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल विल रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट। अब अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम बना के देखें तो डायग्राम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ इस तरह की बनी। ये माइनस इन्फिनिटी, सॉरी इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, दरमियान में मीन है 3.5 ईयर्स। अब हम 12 मंथ लिखेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, जो गलत हो जाएगा। ईयर्स 1 ईयर, 3.5 ईयर और 1 ईयर उससे पहले। यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे x की वैल्यू है 1 ईयर। अब आप मुझे बताएं कि रिप्लेसमेंट कब होगी हमारी वॉशिंग मशीन की, वारंटी या गारंटी से पहले या गारंटी से बाद। जब 1 साल या 12 महीने यहाँ पे पूरे हो गए तो इससे पहले हमारी रिप्लेसमेंट हो सकती है। इसका मतलब है कि हमने लेस देन इक्वल टू 1 मालूम करना है। ये एरिया जो हमने शेड किया ये सिंपल काम है जनाब। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने मालूम ये करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 ईयर, और जब हमें मालूम करना है तो इसको हम क्या करेंगे, वही पुराना तरीका अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 3.5 ओवर सिग्मा, वो भी मेरा ख्याल है 1 ही है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएबल बन गया। प्रोबेबिलिटी ये तो बन गया z लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 3.5, वो हमारे पास माइनस 2.5 ओवर 1.0, तो वो हमारे पास 2.5 माइनस 2.5 आ गया। हम अपने थ्योरम को देखते हैं। हमारा थ्योरम क्या कहता है यहाँ पे? हमारा थ्योरम ये कहता है कि z इज़ लेस देन इक्वल टू a हो तो हम उसे फाई ऑफ a में देख लेंगे। लिहाजा इस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करते हुए हम क्या करते हैं, फाई ऑफ यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2.5 माइनस 2.5। अब माइनस 2.5 जब आ गया तो हम वापस जाएंगे अपनी बुक के एंड पे और पेज नंबर निकालेंगे 290, टेबल नंबर 9 और 292 पेज। 292 पेज पर हम देखेंगे माइनस 2.5 को। अब हमने जब ये टेबल नंबर 9 जो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जब हम यहाँ पे z पे देखते हैं तो पहली वैल्यू है माइनस 4.5। हम नीचे चलते जाएंगे तो माइनस 2.5, यहाँ पे हमें माइनस 2.5 मिला और इसकी वैल्यू ज़ीरो में देखेंगे तो 0.0021 हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे 0.00
0.62 ये हमारे पास टेबल वैल्यू है, और जो वैल्यू हमें टेबल से मिलती है वो हमारी वैल्यू से लेस देन -∞ तक होती है। इसका मतलब है ये जो एरिया है वो 0.0062 है। अब सवाल एरिया नहीं मालूम करना था, सवाल प्रोबेबिलिटी नहीं मालूम करनी थी। सवाल में पूछा गया है व्हाट परसेंटेज। जब परसेंटेज की बात पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एरिया आएगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो बात हो गई व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल विल required replacement is equal to 100 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा आंसर है 0.0062। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.62% ये आपका आंसर है। परसेंटेज ऑफ द सेल विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट इज 0.62%। ये था हमारा ये क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह इसका बी पार्ट, इसका सी पार्ट और इसका डी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट, यहाँ तक ये सवाल इसी पैटर्न के साथ, इसी तरीके के साथ चलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक ट्रायंगल पर मुश्तमिल है। वो ट्रायंगल क्या है? नंबर 1 हमारे पास एरिया या प्रोबेबिलिटी। नंबर 2 जो है वो हमारे पास मौजूद है पॉइंट। नंबर 2 हमारे पास पॉइंट, और नंबर 3 हमारे पास क्या चीज़ है? वो है पैरामीटर। पैरामीटर यानी कि म्यू और सिग्मा। ये ट्रायंगल हमारे पास है। इस ट्रायंगल से हम गौर करें तो 2 चीज़ें वो देगा, तीसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है। यानी कि अभी हमारे पास नंबर 1 हमारे पास पैरामीटर यानी कि म्यू और सिग्मा गिवन है, ये गिवन है, और दूसरा हमारे पास ये पॉइंट गिवन है। ये 2 चीज़ें गिवन हो तो तीसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है। ये हमारा पहला टॉपिक है कि पैरामीटर और पॉइंट्स गिवन है, एरिया या प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। इसी तरह दूसरा टॉपिक ये होगा कि एरिया और प्रोबेबिलिटी और पैरामीटर्स मालूम होंगे, पॉइंट मालूम करेंगे, और फिर तीसरे नंबर पे ये दोनों मालूम होंगे। तो ये इन ट्रायंगल पे हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। आज हमने यहाँ तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट तक मेरे बच्चे खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए और बी पार्ट है इनके आंसर्स बुक में सही नहीं लिखे हुए, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 के ए बी सी डी पार्ट तक सबके आंसर ठीक हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात तमाम के तमाम सदा सलामत रहें और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे अल्लाह, और आपके वालदैन का साया आप पे ता क़यामत कायम रखे, और ख़ात्मा बिल ईमान पर आमीन। इस पर हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।